आईपीएस वाई पूरन कुमार आत्महत्या का ये मामला है। डीजीपी समेत दर्जन भर अफसरों पर एफआईआर दर्ज। चंडीगढ़ पुलिस ने दर्ज की आधिकारिक एफआईआर। सुसाइड पत्र के आधार पर चंडीगढ़ पुलिस ने कार्रवाई की है। दिवंगत आईपीएस पूरन कुमार ने जिस तरह से सुसाइड किया, उसके बाद ये घटनाक्रम गंभीर होता जा रहा है दिन पर दिन। मुख्यमंत्री नायब सैनी खुद उनके घर पहुंचे, कृष्णलाल पवार भी पहुंचे। उनकी खुद जो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं, उनकी पत्नी दिवंगत आईपीएस पूरन कुमार की, उन्होंने मुख्यमंत्री को 4 पन्नों का पत्र लिखा एक ज्ञापन के तौर पर, जिसमें मांग की गई निष्पक्ष जांच की और प्रताड़ना की। कई पूर्व डीजीपी हैं और इसमें मौजूदा डीजीपी हैं, रोहतक के एसपी हैं, उनके नाम को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई। लेकिन अब एफआईआर दर्ज हुई, आगे कार्रवाई की उम्मीद क्या कुछ की जा सकती है, ये सवाल है। चंडीगढ़ से टोटल टीवी के एसिड एडिटर अनिल कुमार हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे का रुख करेंगे। अनिल जी, क्या कुछ जानकारी है? इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है, अब आगे की कार्रवाई क्या कुछ नजर आती है? बिल्कुल, हरियाणा के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या के मामले में चंडीगढ़ पुलिस ने दर्जन भर पूर्व आईपीएस और मौजूदा आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इन अधिकारियों में 2 पूर्व डीजीपी और 1 वर्तमान डीजीपी और 2 पूर्व आईएएस अधिकारी शामिल हैं। हरियाणा पुलिस ने आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की मौत के तीसरे दिन देर रात भर अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने उल्लेख किया है कि वाई पूरन कुमार के फाइनल नोट में मेंशन किए गए लोगों के खिलाफ जो ये मामला दर्ज किया गया है। बिल्कुल अनिल जी, ऐसे में जांच की क्या कुछ उम्मीद कर सकते हैं? निष्पक्ष जांच की कितनी उम्मीद की जा सकती है? क्योंकि सवाल ये भी उठ रहा है कि वरिष्ठ अधिकारी हैं, आईपीएस अधिकारी हैं, जिसमें 8 आईपीएस अधिकारी बताए जा रहे हैं, 2 आईएएस अधिकारी बताए जा रहे हैं। ऐसे में क्या पुलिसिया स्तर पर जांच संभव हो पाएगी, वो भी निष्पक्षता के साथ? ये भी सवाल उठ रहे हैं। जी बिल्कुल, जो अभी एफआईआर दर्ज हुई है और काफ़ी सोच समझ के एफआईआर जो है चंडीगढ़ पुलिस ने दर्ज की है, और जो सुसाइड नोट है उसके आधार पर ही एफआईआर दर्ज की है। और जो अधिकारियों के नाम लिखे हुए थे सुसाइड नोट में, उनको एफआईआर में शामिल किया गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया अनिल जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। पानीपत से टोटल टीवी के एसिड एडिटर देवेंद्र कथुरिया भी हमारे साथ हैं, इसी खबर पर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। देवेंद्र, अब आगे क्या कुछ कार्रवाई की उम्मीद कर सकते हैं? एफआईआर तो दर्ज हो गई है, आगे उम्मीद की जा सकती है कि हाँ, पॉजिटिव तौर पर ये कार्रवाई आगे चलेगी, जांच आगे बढ़ेगी? क्योंकि बड़े अधिकारी हैं और बड़े अधिकारियों के खिलाफ निम्न स्तर के अधिकारी, कौन से वो अधिकारी होंगे जो जांच करेंगे और क्या निष्पक्षता बनी रहेगी, ये भी सवाल है। देखिए सौरभ, ये मामला गंभीर मामला था, अपने अंजाम की ओर पहुंच रहा है। हालांकि आज चौथा दिन है जब ये घटना हुई थी। 7 तारीख की दिन को हुई थी, 7, 8, 9, 10, आज 10 चौथा दिन है। डेड बॉडी अभी भी पड़ी है। परिवार इस जिद पर था कि जब तक आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज, उनकी सस्पेंशन और उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, तब तक हम शव का पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे। बड़ी दुविधा की स्थिति बन गई थी। अब 13 अफसरों के खिलाफ, जिनमें कुछ रिटायर्ड हैं, जिनमें रिटायर्ड 2 डीजीपी हैं, मौजूदा डीजीपी शत्रुजीत कपूर है, रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजानिया हैं, तो और भी जो लोग थे जिनके नाम सुसाइड नोट में थे, उन सभी के खिलाफ देर रात को चंडीगढ़ के सेक्टर 11 थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। और भारत न्याय संहिता, जो कानून मोदी सरकार ने बदले हैं, नए कानूनों का स्वरूप है। भारत न्याय संहिता और SC ST के तहत धाराएं लगाई गई है। मामला बहुत गंभीर हो गया अब। और वैसे भी ये नियम है, अगर किसी सरकारी कर्मचारी अधिकारी के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज होती है तो 24 घंटे में उसको पद छोड़ना पड़ता है या सरकार सस्पेंड भी कर देती है। तो एक बड़ी कार्रवाई होती नजर आ रही है। सवाल अब ये है, क्योंकि जिनके खिलाफ शिकायतें हैं
वो पुलिस के बड़े बड़े प्रभावशाली अफसर है, डीजीपी लेवल तक के अधिकारी, और मामला दर्ज किया है थाने में। अब मेरे को लगता है क्योंकि चंडीगढ़ प्रशासन केंद्र सरकार के अधीन है, केंद्र संघ शासित शहर है, जिसके प्रशासक गवर्नर पंजाब के होते हैं, गुलाब चंद कटारिया उनके के एडवाइजर हैं जो प्रशासन चलाते हैं चंडीगढ़ का। तो सीधा सीधा मामला केंद्रीय गृह मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। मेरे को लगता नहीं कि डीजीपी लेवल के अधिकारी के खिलाफ, डीजीपी हो या आईपीएस, जितने अधिकारी आरोपी ठहराएंगे उनके खिलाफ हरियाणा पुलिस जांच करेगी। ये मेरे को लगता है केंद्रीय गृह मंत्रालय, अमित शाह जी का जो मंत्रालय, वो किसी दूसरे राज्य की या किसी बड़े अधिकारी को ये जांच दे सकते हैं, या सीबीआई जांच की सिफारिश भी थी, क्योंकि एफआईआर तो दर्ज हो गई है। लेकिन हमने ये भी देखा है एफआईआर जब दर्ज होती है उसमें एफआईआर में बहुत सारे लूप होल्स भी होते हैं। एफआईआर दर्ज तो कर ली जाती है पीड़ित परिवार, पीड़ित व्यक्ति की शिकायत पर, लेकिन बाद में उसमें जैसे जैसे समय गुजरता है उसमें ढीलापन सा नजर आ जाता है। और बचाने की कोशिश भी, अभी कार्रवाई, जांच होगी, कोर्ट में केस जाएंगे, बहुत टाइम लगता है। तो एफआईआर दर्ज होने का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ वैसा होगा जैसा होना चाहिए। तो बहुत सारे चूंकि सीनियर अधिकारी हैं आईपीएस लेवल के, और ऊपर के जो अधिकारी केंद्रीय गृह मंत्रालय में बैठे हैं, या हरियाणा के तो डीजीपी से बड़ा कोई अधिकारी है नहीं, पुलिस विभाग के प्रमुख है। तो जांच का स्वरूप क्या होगा, जांच कौन करेगा, कोई एसआईटी बनेगी या सीबीआई को जांच जाएगी, ये देखना बाकी है। लेकिन फिलहाल ये कि जो पोस्टमार्टम नहीं हो पा रहा, आज चौथा दिन है, अब पोस्टमार्टम और संस्कार, देखिए मृत व्यक्ति कोई भी हो, गरीब हो, अमीर हो, कैसा भी हो, लेकिन शव की दुर्गति नहीं होनी चाहिए। मरे हुए आदमी के प्रति सबका सम्मान और श्रद्धा होती है। तो मेरे को लगता नहीं अब ये पोस्टमार्टम के बाद संस्कार की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। परिवार के लोग 4 दिन से बैठे हैं, वो भी अपने खाना पीना छोड़ के रोते रोते आदमी का बुरा हाल हो जाता है। लोग आते हैं शोक संतप्त, फिर वो यादें जख्म ताजा होने लगते हैं। तो वक्त के साथ सब जख्म भर जाते हैं। अब मेरे को लगता है जांच कौन करेगा यही सबसे बड़ा विषय है। लेकिन अब ये है कि डीजीपी, कल तक ये खबर थी कि डीजीपी को बदला जा सकता है। अब चूंकि एफआईआर दर्ज हो गई है तो नियम भी है कि 24 घंटे के अंदर पद छोड़ना होता है। तो अब सरकार किसको नया डीजीपी लगाती है, कोई काम चलाऊ लगता है, ओपी सिंह का नाम आ रहा है, हालांकि उनके रिटायरमेंट में 3-4 महीने ही बाकी है। तो बड़ा सोच समझकर सबसे, देखिए जो होना था हो गया सौरभ, लेकिन पुलिस विभाग को अब उनका शुद्धिकरण करना, उसमें काम, पुलिस का तो काम दूसरों को न्याय देना है जिन पर अत्याचार, यहाँ तो खुद ही पुलिस के अधिकारी इस तरह के अत्याचार में शामिल थे। एक बड़े एससी वर्ग के आईएएस ने खुलासा किया मीडिया के सामने, नाम ना बताने पर, उन्होंने कहा है वाकई इनको बहुत पीड़ित, प्रताड़ित किया जा रहा था। 5 महीने तक आईजी रेंज के, ये आईजी रहे रोहतक रेंज के, लेकिन इनके पीछे कई अफसर लगे थे कि इनको नीचा दिखाना चाह रहे थे, और वो अफसर भी पुलिस के नाराज थे कि इसको ऐसी मुख्य धारा की पोस्ट में, मेन स्ट्रीम में क्यों रखा गया। इनके खिलाफ साजिश रची जा रही थी। ये दावा एक एससी समाज के एक सीनियर आईएएस ने किया है कि उन्होंने इनकी प्रताड़ना की बातें कही हैं, बहुत ठीक है, दिल दहला देने वाली बातें, कि इनको किसी भी तरीके से नीचा दिखाने के लिए पुलिस अफसरों का एक ग्रुप इनके पीछे पड़ा हुआ था। 5 महीने तक आईजी की पोस्ट पे रहे। 2 अक्टूबर को इनका तबादला हुआ, इन्होंने ज्वाइन कर लिया सुनारिया में जो पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज है। ज्वाइन करके 5 दिन की छुट्टी चले गए। 8 को ज्वाइन करना था इन्होंने, दोबारा से ज्वाइनिंग के बाद छुट्टी ले ली 5 दिन की। 8 तारीख को ज्वाइन करना था, लेकिन 7 को ही खुदकुशी कर ली। तो कुछ पुलिस अधिकारी थे जो एक ग्रुप बना के इनको नीचा दिखाना चाह रहे थे। और एक बात ये भी सामने आ रही स्वरूप, जिस अधिकारी ने रोहतक में एफआईआर दर्ज कराई है वो अधिकारी था जो इनको, जब ये आईजी रोहतक थे, इनको सलूट मारा करता था, और इनसे नीचे स्तर के अधिकारी ने इन्हीं के खिलाफ, जिनमें इनका नाम है एफआईआर में 9 बार ये इस बात का उल्लेख है कि आईजी ऑफिस या आईजी रेंज, रोहतक रेंज के 9 बार उस एफआईआर में दर्ज है। मतलब जोर दिया गया इस बात पे कि इनको एक्यूज ठहराया जाए, इनको आरोपी ठहराया जाए, लेकिन अब केस पलट गया। अब आरोपी वही बन गए जो इनके खिलाफ साजिश रच रहे थे। अब उम्मीद ये कर सकते हैं कि निष्पक्ष जांच हो और जो पीड़ित है उन्हें न्याय मिले, और दूध का दूध और पानी का पानी हो। फिलहाल एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अब आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है, केंद्रीय गृह मंत्रालय अपने अधीन इस पूरे मामले को टेकअप करता है, किस दिशा में जांच आगे बढ़ती है, देखना होगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए देवेंद्र।